हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हेल्थ इशू के कारण कल मैं आप लोगों के करंट अफेयर की क्लास नहीं ले पाई थी, इसलिए आज हम 22 और 23 सितंबर दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और परसों यानी कि 21 सितंबर को मैंने आप सभी के कमेंट्स रीड किए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को दिल से थैंक यू मुझे इतनी सारी विशिंग्स और ब्लेसिंग देने के लिए। बस यही रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये दोनों ही कब मनाए गए हैं? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 21 सितंबर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्जाइमर की। ये क्या होता है? तो देखिए, ये मस्तिष्क से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें जो व्यक्ति होता है धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। मतलब कि इस बीमारी में व्यक्ति छोटी छोटी बातों को भी याद नहीं रख पाता है, और जब ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति को चेहरे भी याद नहीं रहते हैं। और अभी तक इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं मिल पाया है, इसीलिए लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। और इस बार जो वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया गया, इसकी थीम थी लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। तो ये रही थी इसकी थीम। अब यदि हम बात करें इंटरनेशनल पीस डे की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की, तो दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। और इस बार जो इंटरनेशनल पीस डे मनाया गया, इसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। तो ये तो हुई इसकी थीम की बात। यहाँ से आप एक चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, अभी हाल ही में मतलब कि जून 2020 में ही ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया, जिसमें कि विश्व का सबसे शांत देश ये है आइसलैंड। इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 139। यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो 14 सितंबर को मनाया गया है हिंदी दिवस के रूप में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 16 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड ओजोन डे, और 18 सितंबर को दो इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, विश्व जल निगरानी दिवस और वर्ल्ड बैम्बू डे यानी कि विश्व बांस दिवस। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं भारत के सीमांचल दास। जो सीमांचल दास है ये 1988 बैच के आईएफएस ऑफिसर है, और इनकी नियुक्ति सलाहकार के रूप में अगले 3 साल के लिए कर दी गई है। अब यदि हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। कुल मेंबर कंट्रीज तो ये हैं 189। इसकी एमडी कौन है? तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और इसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं ये हैं भारत की गीता गोपीनाथ। अब यदि हम यहाँ से बाकी के दो ऑप्शन को डिस्कस करें तो ये रिलेटेड है एडीबी से, और दोनों ही भारत से ही रिलेटेड है। जैसे कि अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के अशोक लवासा को, जबकि अध्यक्ष ये तो है मात्सुगु अस्कावा। जो समीर कुमार खरे हैं, इन्हें भी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी नीतियों को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है तमिलनाडु। अभी क्वेश्चन यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट समझा देती हूँ। देखिए, साइबर सिक्योरिटी ये तो आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ से दो टर्म आप लोगों के लिए हो सकता है नए हो। एक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, दूसरा है ब्लॉकचेन। तो वन बाय वन हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसे आप सिंपल वे में समझेंगे। देखिए, आजकल के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड नीतियों पर काफ़ी विचार किया जा रहा है, और इसे आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी मशीन में इंसानों की तरह ही सोचने, समझने और डिसीजन लेने की क्षमता का विकास करना, यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अभी हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट भी आयोजित किया गया था अप्रैल 2020 में। इसे नाम दिया गया था रेस 2020। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, जिसकी फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। ये तो बात हुई कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। फिर हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है ब्लॉकचेन। अब इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जिस प्रकार से हजारों लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ करके इंटरनेट का आविष्कार हुआ, ठीक उसी प्रकार से डेटा ब्लॉक या इसे आप कह सकते हैं आंकड़ों। तो आंकड़ों की एक लंबी श्रृंखला को जोड़ करके उसे ब्लॉकचेन नाम दिया गया है। या सरल शब्दों में कहें तो यह एक प्रकार का डिजिटल सार्वजनिक बही खाता है जिसमें प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड होता है। अब इससे आप एक और चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला तो ये है हैदराबाद। तो आज मैंने आप लोगों को ब्लॉकचेन भी समझा दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी समझा दिया है। अब जो ये तीसरा टर्म है साइबर सिक्योरिटी, इसे आप भली भांति समझते हैं तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हीं तीनों पर बेस्ड नीतियों को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य ये बन गया है तमिलनाडु। अब देखिए, तमिलनाडु के बारे में हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं। आज हम क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है भारत के पहले राज्य की, तो जो राजस्थान है, राजस्थान ये बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तमिलनाडु ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। जो मेघालय है ये जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। जबकि जो हिमाचल प्रदेश है ये भी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। कई लोग कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश ही। हाल ही में चिकित्सा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और ये क्यों सम्मानित किए गए हैं? तो देखिए, कोविड-19 महामारी के बीच दुनिया को ये मैसेज देने के लिए कि वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता यानी कि पॉलिटिशियन भी लोगों के जीवन को बचाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और इसी के लिए इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है IG नोबेल पुरस्कार 2020 से। और ये अवार्ड पाने वाले ये भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं। पहली बार सम्मानित किए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 में, और अब सम्मानित किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी हैं इन्हें पिछले 2 साल में कई देशों के अलावा बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, और इसके लिए कुछ समय पहले मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप जा करके देख सकते हैं। अब यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी है इन्हें पिछले ही वर्ष कनॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यदि हम बात करें M वेंकैया नायडू जी की, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, इन्हें कुछ समय पहले ही कोमोरोस जो कि एक देश है, इसके हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ग्रीन क्रीसेंट से सम्मानित किया गया। जबकि जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, जब ये क्रोएशिया की यात्रा पर गए थे तब इन्हें क्रोएशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमिस्लेव से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने ये घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत की सबसे सुंदर और सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ किया है नोएडा, इससे आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए। बात 2018 की है। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 81 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सैमसंग कारखाना स्थापित किया गया है। ये भी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने भारत के पहले की बात की थी, अब यहाँ पास टर्म है भारत में सबसे बड़ा, तो इसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। यदि हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम है पटेल स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ये स्थापित किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। यदि हम बात करें असम की, तो देखिए असम में स्थित है वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप, और इसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। ये बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। यदि हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में ही स्थित है ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है ईंट से बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची मीनार, ये दिल्ली में स्थित है जिसका नाम है कुतुब मीनार। हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? यहाँ पास मेन सिंगल यानी कि पुरुष एकल की बात की जा रही है, तो ये भी हाल ही में जीत लिया है नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक ये बिलोंग करते हैं सर्बिया से, और इन्होंने हराया है अर्जेंटीना के डियोगो स्वार्ट्जमैन को, और इन्हें ही हराकर इन्होंने जीत लिया है इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब। अब देखिए, यहाँ पास 2 ऑप्शन और बच रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था
कि वैसे देखा जाए तो साल भर में टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। कोविड-19 के कारण फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन ये तो नहीं हो पाए, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था और यूएस ओपन। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था जनवरी 2020 में, इसमें भी मेंस सिंगल का टाइटल जीता था नोवाक जोकोविक ने ही। जबकि अभी हाल ही में जो यूएस ओपन हुआ, इसमें मेंस सिंगल का टाइटल जीता डोमिनिक थिएम ने, और इन्होंने किन्हें हराया था? अलेक्जेंडर जेवरो को। इसके बाद इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है सिमोना हालेप ने। और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? रोमानिया से। और इन्होंने किसे हराया है? तो इन्होंने फाइनल में कैरोलिना प्लिस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं, इन्हें हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। अब यहाँ से भी 2 ऑप्शन बच रहे हैं, तो पिछले ही क्वेश्चन की तरह आप इसे रिलेट करेंगे। देखिए, जो सोफिया केनिन है, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी 2020 में हुआ था, ये जीता था सोफिया केनिन ने। ये बिलोंग करती हैं यूएसए से। जबकि अभी हाल ही में जो यूएस ओपन चैंपियनशिप समाप्त हुई है, इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है नाओमी ओसाका ने, और ये बिलोंग करती हैं जापान से। अभी मैंने बताया फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन ये तो कोविड-19 के कारण नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही का निधन हुआ। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था आंग रीता शेरपा। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई तो की ही थी, लेकिन बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के की थी, और इसलिए इन्हें स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता था। और इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो चुका है। नाम था आंग रीता शेरपा। अब देखिए, यहाँ पास माउंट एवरेस्ट की बात की जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को भी इससे रिलेट कर सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार चढ़ाई ये किसने की थी, तो ये की थी न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली व्यक्ति तेनजिंग नोर्गे शेरपा ने। और कब की थी? 1953 में। इसके अलावा शेरपा वर्ड कई जगह लिखा है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है कामी रीता शेरपा का, क्योंकि यदि आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई किसने की है, तो ये की है कामी रीता शेरपा ने ही, कुल 24 बार। अब यहाँ से आप कुछ भारतीय नामों को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, तो ये है अर्पणा सिंह। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अनिल धस्माना जी। अनिल धस्माना जो कि 1981 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, और यही बन गए हैं एनटीआरओ के प्रमुख, और इन्होंने स्थान लिया है सतीश झा का। अच्छा, अनिल धस्माना का नाम आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा, क्योंकि कुछ समय पहले ही ये रॉ के भी प्रमुख बनाए गए थे। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है। हालांकि अब रॉ के प्रमुख बदल दिए गए हैं, सामंत गोयल हैं। अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, एनटीआरओ, तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और इसी के प्रमुख बन गए हैं अनिल धस्माना। अब यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, इन्होंने भी हाल ही में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का भी एडिशनल चार्ज संभाला है, क्योंकि जो हरसिमरत कौर बादल जी थी, इन्होंने कृषि बिल पास होने के कारण इस्तीफा दिया था, और अब इनका चार्ज संभाल रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुरैना, मध्य प्रदेश। जो परेश रावल जी है, ये भी हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है? तो ये शपथ अभी हाल ही में ली है एच.डी. देवगौड़ा ने। देखिए, जो एच.डी. देवगौड़ा जी हैं, ये 1994 से लेकर के 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 1996 से लेकर के 97 तक ये भारत के 11वें प्राइम मिनिस्टर थे, और अभी हाल ही में इन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले ली है। यदि हम बात करें राज्यसभा की, तो आप सभी जानते हैं ये है उच्च सदन। निम्न सदन ये कहलाती है लोकसभा, क्योंकि ये एक अस्थिर सदन है, मतलब कि कभी भी भंग हो सकती है। जो राज्यसभा है ये स्थिर सदन है, मतलब कि ये कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा इसका उल्लेख है आर्टिकल 80 में, और लोकसभा इसका उल्लेख है आर्टिकल 81 में। राज्यसभा बनने के लिए पात्रता चाहिए 30 वर्ष,
जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को 25 वर्ष की आयु कंप्लीट होना चाहिए। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, यानी कि एम वेंकैया नायडू जी, ये हैं इसके पदेन सभापति। जबकि उपसभापति अभी हाल ही में बनाए गए हैं दोबारा से हरिवंश नारायण सिंह। अब यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो रंजन गोगोई जी हैं, जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा में कुल 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो ये पिछले ही वर्ष राजस्थान से राज्यसभा सांसद बन गए हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली किस महिला ऑफिसर को शामिल किया गया है? तो देखिए, महिलाएं हर फील्ड में आगे आ रही हैं और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला है इंडियन नेवी में, क्योंकि भी हाल ही में इंडियन नेवी की हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली बार सब लेफ्टिनेंट रीता सिंह और सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी सिंह को शामिल कर लिया गया है। मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इंडियन नेवी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। अच्छा, इंडियन नेवी डे ये कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर तो ये स्थित है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष तो ये है एडमिरल कर्मवीर सिंह। और इसका मोटो क्या है? तो इंडियन नेवी का मोटो है शम नो वरुण, जो कि संस्कृत में है। अब यहाँ से एक ऑप्शन बच रहा है हीना जायसवाल का। तो देखिए, कुछ समय पहले ही जो हीना जायसवाल है ये भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने मालदीव को कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी है? तो भारत के द्वारा मालदीव को अभी हाल ही में 250 मिलियन की हेल्प की गई है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं मालदीव की लोकेशन। मालदीव की कैपिटल क्या है? ये है माले, करेंसी है रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। भारत और मालदीव के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ई-कुवरिन एक्सरसाइज, और ये आयोजित की गई थी महाराष्ट्र के पुणे में। आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, ये भी कोविड-19 महामारी के बीच की ही बात है। अभी हाल ही में जो इंडियन एयरफोर्स है इसके द्वारा ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से मालदीव को 6.2 टन मेडिकल सप्लाई भेजा गया था। इसे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने 2 देशों को, मालदीव को, दूसरा है श्रीलंका, इन दोनों ही देशों को खसरा और चेचक मुक्त डिक्लेयर किया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर के द्वारा जम्मू कश्मीर में क्रिकेट स्कूल स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा सुरेश रैना के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा फैसला किया है सुरेश रैना ने। सबसे पहले यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो अभी हाल ही में यहाँ के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं। इनका नाम है मनोज सिन्हा, क्योंकि जो पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, ये तो अब बन गए हैं भारत के CAG, और इन्हीं का स्थान ले लिया है मनोज सिन्हा ने। अब यदि हम बात करें सुरेश रैना की, इन्होंने भी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, और ये भी हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म, जो कि एक जुआ का गेम है आप कह सकते हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसके अलावा सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, इन दोनों को ही WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और ये किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? ड्रीम 11 के। विराट कोहली, ये भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ग्रेट लर्निंग, जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सचिन तेंदुलकर, तो ये भी अभी हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, अ प्रॉमिस्ड लैंड किताब किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी गई है बराक ओबामा के द्वारा। बराक ओबामा, जो कि पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ये किताब लिखी है, और ये लॉन्च की जाएगी नवंबर 2020 में। अच्छा, इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक किताब है जो कि अभी हाल ही में, मतलब कि जनवरी में कोई एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, ड्रीम्स ऑफ माई फादर। ये किताब किसने लिखी है? ये भी लिखी है बराक ओबामा ने ही। अब यहाँ पास बुक की बात की जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किताब लिखी गई है, इसका नाम है एग्ज़ाम वॉरियर, और कुछ समय पहले ही इसी एग्ज़ाम वॉरियर किताब का जो ब्रेल एडिशन है ये लॉन्च किया गया था थावर चंद गहलोत जी के द्वारा। यदि हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी की, तो इन्होंने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर
एक किताब लिखी है, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, और इसे लॉन्च किया गया है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। अरुंधति रॉय जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनके द्वारा भी हाल ही में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आज़ादी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 30 सेकंड में 147 बार रस्सी कूद करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है? तो ये दर्ज कराया गया है जोरावर सिंह के द्वारा। इन्होंने 30 सेकंड में कितने बार रस्सी कूदी है? 147 बार, और इसी के साथ इनका नाम दर्ज हो गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आप सभी समझते हैं। अब हम यहाँ से बाकी ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं इसी अवार्ड से रिलेटेड है। पिछले साल आप लोगों ने हेमलता का नाम ज़रूर सुना होगा। हेमलता ये कौन है? तो सबसे ज़्यादा समय तक कंटिन्यू डांस करने का रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज कराया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, कुल 123 घंटे तक कंटिन्यू डांस करके। लेकिन इनके बाद इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया नेपाल की वंदना ने। इन्होंने कंटिन्यू 126 घंटे तक डांस करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। अब यदि हम बात करें ज्योति आमगे की, तो इनके बारे में भी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। ये बिलोंग करती हैं महाराष्ट्र के नागपुर से। तो वर्ल्ड की सबसे छोटे हाइट की महिला के रूप में इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। अब यहाँ से एक ऑप्शन बच रहा है समीर। तो देखिए, जो समीर है, इन्होंने 650 फिल्मों में लगभग 4000 गाने, यानी कि सबसे ज़्यादा गाने लिख करके इन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। तो ये सभी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे की थीम क्या थी? तो ये थी लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर HD देवगौड़ा ये किस राज्य से राज्यसभा सांसद बने हैं? तो ये बने हैं कर्नाटक से। और कर्नाटक से कौन राज्यसभा सांसद है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुरेश रैना। और जो सुरेश रैना है, इन्होंने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट स्कूल खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत और मालदीव के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो मालदीव को भी हाल ही में भारत ने 250 मिलियन फाइनेंशियली हेल्प किया है। तो भारत और मालदीव के बीच एक्सरसाइज होती है ई-कुवरिन। ये आयोजित की गई थी महाराष्ट्र के पुणे में। इसके अलावा ऑसिनडेक्स, ये है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की एक्सरसाइज। मित्र शक्ति, तो ये है भारत और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज। जो मैत्री है, ये है भारत और थाईलैंड के बीच की एक्सरसाइज। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, मतलब कि लास्ट वीडियो में, कि स्मार्ट राशन कार्ड योजना, तो इसकी शुरुआत की है पंजाब गवर्नमेंट ने। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक शेयर कीजिए और एक लाइक भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।